हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें डेथ तक कॉज की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कोई भी अदर हार्म जो प्रोपोर्शनल होता है किसके आपके ऊपर जो डेंजर आया उसके वो आप कोज कर सकते हो, लेकिन डेथ नहीं कोज कर सकते। ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कब प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का राइट शुरू होता है और कब तक ये कंटिन्यू करता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन 41, 42, 43 एंड अगर टाइम रहा तो 44 भी। सेक्शन 41 किस चीज के बारे में बात करता है? ये 41, 42 एंड 43 तीनों इस बारे में बात करते हैं कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है, यानी कि हमने दो तरह के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पढ़े थे, या तो अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलता है या फिर अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है। तो ये बात करता है जब प्रॉपर्टी के केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है तो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें जो पर्सन है, जो रॉन्ग डूअर है, जिसके खिलाफ आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, उसकी डेथ भी कॉज की जा सकती है और वो भी कंप्लीटली एक्सक्यूजेबल है। तो सेक्शन 41 वो सर्कमस्टांसेस मेंशन करता है। अब सेक्शन 41 पे आते हैं। ये कहता है सबसे पहली बात, जब भी हम सेक्शन 41 पढ़े, 42 पढ़े या जो भी पढ़े, आपको ये तो ध्यान रखना ही रखना है सब्जेक्ट टू सेक्शन 37। यानी कि सेक्शन 37 में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट डिफेंस की लिमिट्स बता रखी हैं कि रीजनेबल लिमिट्स में होना चाहिए, कब पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो पब्लिक ऑफिसर की डायरेक्शन पे काम कर रहा हो उसके अगेंस्ट कब यूज नहीं किया जा सकता। ये हमने सारा कुछ सेक्शन 37 में पढ़ा था। तो अब सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप डेथ कॉज करने वाला राइट पढ़ रहे हैं, यानी कि सेक्शन 41 पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 41 एनेबलिंग प्रोविजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर केस में डेथ कोज करेंगे, लेकिन ये बता रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि डेथ कोज करके ही उस डेंजर को रिपेल किया जा सकता है तो आप डेथ भी कोज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कौन सी सर्कमस्टांसेस में, जो ए से डी तक यहाँ पे मेंशन है सेक्शन 41 में प्रॉपर्टी के केस में जब हम बात करते हैं। तो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 37 डेथ या एनी अदर हार्म कैन बी कोज टू द रॉन्ग डूअर। यानी कि जरूरी नहीं है हर केस में डेथ ही हो, कोई भी दूसरा हार्म भी अगर डेथ कोज कर सकते हो तो उससे नीचे वाले हार्म तो आप कोज कर ही सकते हो। ठीक है। टू द रॉन्ग डूअर इफ ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और अटेम्प्ट टू कमिट विच, कौन सी डिस्क्रिप्शन में फॉल करता है? मतलब हम प्राइवेट डिफेंस का राइट कब एक्सरसाइज करते हैं? जब कोई ऑफेंस होता है। तो अगर वो ऑफेंस या तो ऑफेंस एक्चुअल में हो रहा होता है, या फिर उस ऑफेंस का अटेम्प्ट हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई थ्रेट मिली हो, तो ये कह रहा है कि अगर आपके खिलाफ जो ऑफेंस हो रहा है या जिसका सामने वाले ने अटेम्प्ट किया है, अगर वो ऑफेंस इन डिस्क्रिप्शंस में से किसी में भी फॉल करता है तो वहां पे आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो डेथ कोज करने तक एक्सटेंड करता है। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के ऐसे चार केसेस होते हैं, ऐसे चार ऑफेंसेस होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी के केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। सबसे पहला होता है थेफ्ट, सेकंड था रॉबरी, तीसरा क्या था? तीसरा था क्रिमिनल ट्रेसपास और चौथा मिसचीफ। ये चार ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनमें प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता था। तो थेफ्ट की एग्रीवेटेड फॉर्म है कहीं ना कहीं रॉबरी, क्योंकि या तो थेफ्ट रॉबरी बनता है या फिर एक्सटॉर्शन रॉबरी बनता है। ठीक है। उसी तरह से हमने पढ़ा क्रिमिनल ट्रेसपास। तो अब क्रिमिनल ट्रेसपास की जितनी भी फॉर्म है एग्रीवेटेड फॉर्म, जिसमें आपका हाउस ट्रेसपास आ जाएगा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास आ जाएगा, हाउस ब्रेकिंग आ जाएगा, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट आ जाएगा, ये जितने भी एग्रीवेटेड फॉर्म है, अगर क्रिमिनल ट्रेसपास के केस में प्राइवेट डिफेंस मिल रहा है तो जो इसके एग्रीवेटेड फॉर्म है उनके केस में भी क्या होगा? प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा। ठीक है। फिर हमने मिसचीफ पढ़ा था। तो मिसचीफ को करने के भी डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सर्कमस्टांस ऐसी है जिसमें डेथ कोज की जा सकती है, आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट वहां तक भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं, कौन से ऐसे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं जो इन चार ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस में ऑफेंस किया गया है कि डेथ कोज की जा सकती है। तो सबसे पहला दिया इन्होंने रॉबरी। ठीक है। तो पहली चीज शायद सेक्शन 309 बीएनएस है रॉबरी। तो रॉबरी में क्या होता है? मैंने बताया या तो थेफ्ट रॉबरी बनता है या फिर एक्सटोर्शन बनता है। थेफ्ट में क्या होता है कि सामने वाले की, मैं जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ, जब स्पेसिफिकली इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम उन सेक्शंस पे आएंगे तो पढ़ेंगे। तो रॉबरी को आप ऐसे समझिए कि जब थेफ्ट रॉबरी बनता है तो किसी की प्रॉपर्टी को उठाना विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, आप प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ हिज पोजीशन, साथ में एक एलिमेंट इंक्लूडेड रहता है क्या, या तो जब वो इंसान थेफ्ट कोज कर रहा है तो वो टोटली प्रिपेयर्ड है कि वो डेथ कोज कर सकता है, वो ग्रीवियस हर्ट कोज कर सकता है, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कोज कर रहा है, ठीक है, या फिर कोज तो नहीं कर रहा लेकिन एक फियर उसकी सरकमस्टांसेस से अराइज हो रहा है, कोई चोर आता है जिसके हाथ में पिस्टल भी है, रॉबरी बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से एक्सटोर्शन में क्या होता है, एक्सटोर्शन हालांकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन एक्सटोर्शन भी रॉबरी बन जाता है। एक्सटोर्शन में सामने वाले के दिमाग में फियर क्रिएट करना होता है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी उठा के खुद दे दे। थेफ्ट के केस में जो पर्सन है, जो रॉन्ग डूअर है, वो खुद उठा के लेके जा रहा है, डरा धमका के, या फिर इंस्टेंट डेथ का फियर अराइज करके, ग्रीवियस हर्ट का फियर अराइज करके, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर अराइज करके। तो जब रॉबरी का केस है तो इन्होंने कहा कि रॉबरी के केसेस में अगर आपने प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है, पहली बात तो रॉबरी बनेगा ही तब जब कहीं ना कहीं डेथ, ग्रीवियस हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर होगा, ठीक है, या फिर एक्चुअल में वो गोज कर रहा है। तो उन केसेस में ये कहता है कि आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट इस हद तक जा सकता है अगर सर्कमस्टांसेस अलाउ कर रही हैं, अगर लिमिट्स इस लेवल तक की हैं कि सेक्शन 37 भी उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो वहां डेथ भी कॉज की जा सकती है। क्लियर है, तो रॉबरी के केस में सेक्शन 41 ये कहता है। अब अगर रॉबरी इंक्लूडेड है, यानी कि रॉबरी के केस में अगर आपके पास डेथ कॉज करने तक का राइट मिल जाता है प्राइवेट डिफेंस का, तो रॉबरी के एग्रेवेटेड फॉर्म क्या है, डेकोर्टी, ठीक है, तो डेकोर्टी के केस में भी ऑब्वियसली रहेगा। लेकिन वही बात फिर से याद रखनी है कि ईच एंड एवरी केस में ऐसा नहीं है कि आप सीधा डेथ ही खोज कर दो, वो डिपेंड करेगा कि फियर किस लेवल तक का है। आप जो आप जो हार्म कोज कर रहे हो सामने वाले को, क्या वो प्रोपोर्शनल टू दैट डेंजर है जो क्रिएट किया है सामने वाले ने, ठीक है। तो ये है रॉबरी। सेकंड आपका आता है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, सबसे पहला क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, क्रिमिनल ट्रेसपास होता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे एंट्री करता है, ठीक है, क्या करने के लिए, या तो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए करता है, या फिर सामने वाले को इंसल्ट करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, या अनॉय करने के लिए किसी की प्रॉपर्टी पे एंटर करता है, ठीक है। तो जब तक उसकी बॉडी उस प्रॉपर्टी पे रहती है वो क्रिमिनल ट्रेसपास के ऑफेंस बन जाता है। क्लियर है। अब क्रिमिनल ट्रेसपास से नेक्स्ट आता है हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास का क्या मतलब है कि जब आप किसी ड्वेलिंग हाउस में या फिर ऐसी जगह पे इस तरह से एंटर करते हो जो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन आप एंटर क्यों कर रहे हो, या तो आप वहां पे ऑफेंस कमिट करने के लिए एंटर कर रहे हो, या फिर सामने वाले को आप इंटिमिडेट करना चाह रहे हो, अनॉय करना चाह रहे हो, इंसल्ट करना चाह रहे हो, उस पर्पज से जब आप किसी ड्वेलिंग हाउस में एंटर करते हो तो हाउस ब्रेकिंग बन जाता है, सॉरी हाउस ट्रेसपास बन जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाउस ब्रेकिंग की। अब हाउस ट्रेसपास में अगर आप हाउस ट्रेसपास को इस तरीके से कर रहे हो कि किसी को पता ना चले कि मैं इस घर में घुस रहा हूं, तो उसको कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। और उसके बाद आता है हाउस ब्रेकिंग। अगर आप किसी के घर में एंटर कर रहे हो और उसमें जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें 6 तरीके दे रखे हैं कि आप इस तरह से या तो एंटर कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो। जैसे कि जो नॉर्मल पैसेज क्या होता है कि आप किसी गेट से एंट्री करो, घर का जो मेन गेट है, लेकिन आप किसी विंडो के जरिए एंट्री कर रहे हो, आप लोग तोड़ के एंट्री कर रहे हो, आपने कोई स्पेशल पैसेज बनाया है, कोई सुरंग वगैरह उसमें डाल के, और आपने खुद को एस्केप करने का या फिर एंटर करने का कोई रास्ता बनाया, और उस रास्ते की, यानी कि जब आप किसी के घर में इस तरह से एंट्री करते हो कि वो नॉर्मल या यूजुअल वे ऑफ एंटरिंग द हाउस या एग्जिटिंग द हाउस नहीं है, ठीक है। और क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप वहां पे कोई ऑफेंस कमिट करना चाह रहे हो, आप सामने वाले को इंसल्ट करना चाह रहे हो, एनोय करना चाह रहे हो, इंटिमिडेट करना चाह रहे हो, वो कहलाता है हाउस ब्रेकिंग। और अगर हाउस ब्रेकिंग होता है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि एट नाइट, ठीक है, तो उस केस में भी आपका सेक्शन 41 ये कहता है कि अगर कोई हाउस ब्रेकिंग करता है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज करता है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर रिक्वायरमेंट है तो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिसचीफ। मिसचीफ का क्या मतलब होता है, मिसचीफ का मतलब होता है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रक्शन करना प्रॉपर्टी का, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, या फिर कुछ किसी की प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऐसा करना कि उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाए, कम हो जाए, या बिल्कुल खत्म हो जाए, तो ये मिसचीफ की कैटेगरी में आता है। अब मिसचीफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है तो ऐसे बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं कि आप उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। कोई मान लो किसी का ग्लास पेन को आप तोड़ रहे हैं,
ठीक है, तो उसको तोड़ने के भी 70 तरीके हो सकते हैं। आपने जस्ट बॉल मार के तोड़ा है, या फिर आपने पत्थर से तोड़ा है, आपने दूर से पत्थर फेंका है, कई सारे तरीके हो सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर मिसचीफ हुआ, लेकिन क्या मीन्स यूज हुए, या तो फायर से हुआ या फिर किसी दूसरे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से हुआ। ये जरूरी है कि मिसचीफ करने का जो तरीका है वो या तो बाय फायर है या फिर थ्रू एनी अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। और कहाँ पे हुआ है मिसचीफ? कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल। बिल्डिंग, टेंट या वेसल, वहां पे यूज हुआ। वेसल क्या होता है? वेसल जैसे कि आपके जो पानी के थ्रू ट्रेवल करते हैं उनको वेसल कहते हैं, यानी कि जिनका वॉयज, जिनकी जर्नी वाटर के थ्रू होती है, जनरली उनको हम वेसल बोलते हैं। ठीक है, टेंट आपको पता है, बिल्डिंग आपको पता है। और वो बिल्डिंग, टेंट या वेसल यूज हो रहा है किसके लिए? या तो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए या फिर प्रॉपर्टी की सेफ कस्टडी के लिए। कोई बिल्डिंग है, कोई टेंट है या वेसल है, ठीक है, वो यूज किया जा रहा है, या तो उसमें लोग रह रहे हैं या फिर प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, और वहां पे कोई इंसान मिसचीफ कोज कर रहा है। मिसचीफ कैसे कोज कर रहा है? या तो बाय फायर या फिर कोई और ही फायर लाइक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के जरिए। अगर उस बिल्डिंग में, अगर उस टेंट में, वेसल में अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, तो उस केस में भी उस रॉन्ग डोर पे क्या किया जा सकता है? डेथ भी कोज की जा सकती है, सर्कमस्टांसेस अलाउ। ठीक है, तो ये आपका सी क्लोज है सेक्शन 41 का। और उसके बाद आता है डी, कि कोई थेफ्ट हुआ या मिसचीफ हुआ या हाउस ट्रेसपास हुआ। ठीक है, नॉर्मल थेफ्ट है, नॉर्मल मिसचीफ है, कोई मीन्स नहीं दिया हुआ किस तरह से हुआ। मिसचीफ हुआ, कोई भी तरीका हो सकता है, या फिर थेफ्ट है, या हाउस ट्रेसपास है, यानी किसी ड्वेलिंग हाउस में एंट्री करना विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। ठीक है, या फिर विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन दैट हाउस। ठीक है, अब वो हाउस ट्रेसपास हुआ या फिर थेफ्ट हुआ या मिसचीफ हुआ, वो नॉर्मल अगर थेफ्ट होता है तो ठीक है, वहां पे आप डेथ कोज नहीं कर सकते क्योंकि कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर थेफ्ट हुआ, अगर मिसचीफ हुआ, हाउस ट्रेसपास हुआ, और इस तरह की सर्कमस्टांसेस में हुआ कि एक रीजनेबल पर्सन को ये लगे कि इन सर्कमस्टांसेस में अगर मैं सामने वाले की डेथ कोज नहीं करूंगा, ठीक है, तो या फिर मैं प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो या तो ये सामने वाला इंसान डेथ कोज कर सकता है या ये ग्रीवियस हर्ट कोज कर सकता है। और अगर मैं अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मेरी या मेरे किसी आसपास वाले की डेथ हो सकती है, या मेरे नियर एंड डियर वन का किसी का, या मेरे को ग्रीवियस हर्ट कोज हो सकता है। तो उस केसेस में उस डेंजर को रिपेल करने के लिए अगर सामने वाला थेफ्ट कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, हाउस ट्रेसपास कर रहा है, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में कर रहा है, तो डेथ कोज की जा सकती है। लेकिन वही आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस डेंजर को रिपेल करने का दूसरा कोई तरीका नहीं था सिवाय डेथ के। ठीक है, ये आपका सेक्शन 41 है। उसके बाद सेक्शन 42 पे आते हैं। सेक्शन 42 क्या कहता है? व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कोजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सच राइट, सच का मतलब कौन सा राइट? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रॉपर्टी की। तो ये कह रहा है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आप डेथ कोज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे मेंशन है, चार सर्कमस्टांसेस ए बी सी डी में जो दे रखे हैं, उनके अलावा कोई भी थेफ्ट होता हो, कोई मिसचीफ हुआ हो, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ हो, या फिर रोबरी का तो केस ऊपर इंक्लूड हो ही गया है। इनके अलावा अगर कोई भी ऑफेंस होता है जो ए से डी तक मेंशन्ड है। पहली बात तो ब्रॉड कैटेगरी हमने चार ही ले रखी है प्रॉपर्टी के केस में। पहला थेफ्ट, दूसरा रोबरी, और तीसरा क्रिमिनल ट्रेसपास, और चौथा मिसचीफ। ठीक है, अब नॉर्मल मिसचीफ है, ठीक है, ना तो डी में फॉल कर रहा ना सी में फॉल कर रहा, तो उस केस में डेथ नहीं कोज की जा सकती। उसी तरह से अगर क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करें, अगर नॉर्मल क्रिमिनल ट्रेसपास है, ना हाउस ब्रेकिंग है ना हाउस ट्रेसपास है जो इन सर्कमस्टांसेस में हुआ हो, डेथ कोज नहीं कर सकते। हाँ, रोबरी के केस में रोबरी पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दिया गया। थेफ्ट के केस में अगर थेफ्ट डी में जो सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी डेथ या ग्रेवियस हर्ट कोज किया जा सकता है, तो उन केसेस में तो ठीक है, डेथ कोज की जा सकती है। बाकी किसी भी तरह का थेफ्ट हो, उसमें प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते टाइम आपका जो राइट है वो डेथ तक एक्सटेंड नहीं करता। क्लियर है? ये सेक्शन 42 है। तो आपको याद रखना है, वैसे तो चार केसेस में, चार ही ऑफेंसेस में मिलता है या फिर उनके एग्रेवेटेड फॉर्म में। तो अगर वो चार ऑफेंस
या फिर उनकी जो फॉर्म्स है वो इनमें फॉल कर जाती हैं, तो वहां पे डेथ कॉज करने तक का राइट मिलता है। लेकिन बाकी उससे अलग कितनी भी इनकी फॉर्म्स है या फिर ये बेसिक ऑफेंस है, इनमें आप डेथ कॉज नहीं कर सकते सामने वाले की। ये आपका सेक्शन 42 रहता है। उसके बाद आता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या कहता है? सेक्शन 43 ये बताता है कि ठीक है, आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो राइट कब शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू करता है? तो पहला क्लोज ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंसेस। जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हो जाता है आपकी प्रॉपर्टी पे, आपको लगता है कि खतरा आ गया है, तो उस केस में आपके पास क्या अराइज हो जाता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अराइज हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेंजर की बात कर रहे हैं। अब वो डेंजर किस तरीके से क्रिएट हो रहा है? सामने वाले ने धमकी दे दी, या कोई अटेम्प्ट किया, या एक्चुअल में उसने थोड़ा बहुत ऐसा कुछ किया है उस ऑफेंस की डायरेक्शन में, तो आपको लग रहा है कि ठीक है अब ये ऑफेंस होगा और इसके खिलाफ मैं प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। वहीं से जैसे ही आपके दिमाग में रीजनेबल एप्रीहेंशन आया, और सिर्फ आपका दिमाग मैटर नहीं करता, अगर आप हाइपर सेंसिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टेस्ट कौन सा लेना है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है। एक रीजनेबल पर्सन किस तरह से रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन में। अगर कोई मेरी विंडो पेन को बार बार पत्थर फेंक के मार रहा है, तो मेरे को रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि मेरी प्रॉपर्टी पे ऑफेंस होएगा। ठीक है, तो उन केसेस में इस तरह से जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कमेंस हो जाता है, वहीं पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंस हो जाता है। और कंटिन्यू कब तक करता है? तो ये हर केस में डिफरेंटली दिया हुआ है। पहला कहता है थेफ्ट के केस में कब तक कंटिन्यू करता है। थेफ्ट के केस में 3 सर्कमस्टांसेस मेंशन है। उन तीनों में से कोई एक भी सर्कमस्टांसेस जैसे ही हो जाएगी हैपन, उसी टाइम पे आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट ओवर हो जाएगा। शुरू तो हो गया, जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आपके दिमाग में आया, वहीं पे आपका प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का राइट शुरू हो गया। अब वो कंटिन्यू कब तक करेगा? तो थेफ्ट के केस में ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस मेंशन है जिनमें आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कंटिन्यू करेगा। सबसे पहला, ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट। ऑफेंडर कौन? जिस पर्सन के अगेंस्ट आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, तो वो पर्सन अगर रिट्रीट ले चुका है, रिट्रीट का क्या मतलब है? आपकी प्रॉपर्टी को साथ में लेके वो भाग गया है। ठीक है, लेकिन आप पीछे भाग रहे हो, आपने अभी गिव अप नहीं किया है, आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, या अगर वो गाड़ी से जा रहा है तो आपने पीछे गाड़ी लगा रखी है, तो हम ये कहेंगे कि उसने अभी इफेक्टिव रिट्रीट नहीं लिया है। ठीक है, रिट्रीट का मतलब है कि सामने वाला अपनी आपकी प्रॉपर्टी को, यानी कि थेफ्ट के केस में उसने जो प्रॉपर्टी चुराई है उसको लेके वो भाग गया है, और आपने वो गिव अप कर दिया है उसको फॉलो करना। अगर कोई आपका मान लो कोई गोल्ड की चेन है, किसी ने उठाई और वो भाग गया, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो एक बिल्डिंग में छुप जाता है और अंदर से बिल्डिंग को क्लोज कर देता है, लेकिन आप वहीं पे बिल्डिंग के गेट पे खड़े हैं कि कभी तो निकलेगा और तभी मैं पकड़ूंगा। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट। अभी रिट्रीट हुआ नहीं है क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है। लेकिन आज आपने छोड़ दिया उसके पीछे भागना, वो चला जाता है, 2 दिन बाद आपको कहीं मिलता है और आप वहां पे प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करने लग जाते हो, ये वैलिड राइट नहीं है, ये सही तरीका नहीं है प्राइवेट डिफेंस, आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं उल्टा। ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस का राइट उस कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन में होता है कि आप उसके पीछे भाग रहे हो, लेकिन अब जैसे ही उसने इफेक्टिव रिट्रीट ले लिया, वो बच के निकल चुका है, आपने गिव अप कर दिया कि मुझे पता ही नहीं आगे कौन सी गली में चला गया, कौन से रोड पे चला गया, और आप वापस आ जाते हैं। उसके 2 दिन बाद 4 दिन बाद अगर वो मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है वहां पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे जब उसने एक इफेक्टिव रिट्रीट ले लिया, वहीं पे आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट अगेंस्ट थेफ्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, सेकंड, मान लो असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी आपको मिल गया। ठीक है, आपने क्या किया, उसको फॉलो करना सही नहीं समझा, आपने पुलिस को फोन किया, और पुलिस वालों ने जो आपकी एफआईआर वगैरह थी वो नोट कर ली, सारा कुछ उन्होंने मतलब मोशन में आ गया है। जो लीगल अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, जो तरीका है, मैकेनिज्म, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जहां पे आपको असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज मिल जाती है, वहां पे आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल पर्सन अपॉइंट कर रखे हैं स्टेट ने। ठीक है, और जैसे ही उनके नॉलेज में मैटर जाता है, वहां पे आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है, जैसे ही उनकी असिस्टेंस आपको मिल जाती है। असिस्टेंस का मतलब है अफेक्टिव असिस्टेंस। अब आपने फोन किया पुलिस स्टेशन में, और वहां पे एक पियोन फोन उठाता है और इधर उधर की बातें करके वो फोन रख देता है, तो क्या आप इसको कहेंगे कि अफेक्टिव असिस्टेंस आपको मिल गई है?
नहीं मिली है, नहीं मिली है तो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट भी खत्म नहीं हुआ है। क्लियर है? और थर्ड जो स्टेज है वो ये है कि प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, कि आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो चुकी है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सामने वाला जो थीफ है उसने प्रॉपर्टी ली आपकी, और आप उसके पीछे जैसे ही भागना शुरू हुए उसने वो चेन ऐसे फेंक दी वापस। ठीक है, आपके पास आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो गई, लेकिन आप फिर भी क्या चाह रहे हैं, आप उसको फिर भी मारने के लिए दौड़ रहे हैं कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, या फिर नेक्स्ट डे वो मिलता है तो आप उसको पीटने लग जाते हैं। तो आप एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का जो थेफ्ट के अगेंस्ट राइट था वो वहीं पे खत्म हो गया जहां पे आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो गई है। तो ये तीन सर्कमस्टांसेस थेफ्ट के केस में कोई भी एक इनमें से जैसे ही हैपन होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट आपका ओवर हो जाएगा। कमेंट्स कब हुआ था? क्लोज ए के अकॉर्डिंग, जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू योर प्रॉपर्टी अराइज हुआ था। क्लियर है? तो ये आपका क्लॉज बी है। उसके बाद आता है रॉबरी के केस में क्लोज सी। तो ये कहता है कि रॉबरी के केस में ये कंटिन्यू कब तक करता है, शुरू तो सारे वहीं से हो रहे हैं, जैसे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अराइज हुआ वहीं पे शुरू तो हो गया, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केस में इनकी जो ओवर होने की लिमिट है वो अलग अलग है। तो थेफ्ट के केस में हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है रॉबरी। मैंने बताया कि रॉबरी कैसे होता है, रॉबरी या तो थेफ्ट से बनता है या एक्सटॉर्शन से बनता है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट है वो या तो डेथ, एक्चुअल कमीशन, या फिर अटेम्प्ट ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या फिर फियर ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट रहता ही रहता है, तभी वो रॉबरी बनता है। थेफ्ट से रॉबरी बनेगा तो भी ये एलिमेंट रहेगा, और एक्सटॉर्शन से रॉबरी बनेगा तो भी एलिमेंट रहेगा फियर का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रॉबरी के केस में आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक जो ऑफेंडर है वो या तो एक्चुअल में डेथ, ग्रीवियस हर्ट या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किसी भी पर्सन की कोज कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, या फिर वो कर नहीं रहा है लेकिन उसने एक फियर बना रखा है कि डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, पर्सनली रेस्ट्रेंट हो सकती है। तो जब तक वो फियर कंटिन्यू करता है तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी रहता है। क्लियर है? यानी कि जब तक वो पर्सन या तो डेथ, ग्रीवियस हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कमिट कर रहा है, या कमिट करने की कोशिश कर रहा है, या कर नहीं रहा है लेकिन उसने एक फियर क्रिएट कर रखा है कि उसने सर्कमस्टांसेस ऐसे दिखा रखे हैं, उसने हाथ में पिस्टल है और ऐसे तान रखा है किसी पर्सन पे। ठीक है, या फिर उसके पास चाकू और वो ये कह रहा है कि जैसे ही मेरी तरफ आओगे मैं चाकू मार दूंगा। तो उस केस में आपके दिमाग में एक फियर है कि इस चीज का कि डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, या फिर मेरे को पर्सनली रेस्ट्रेंट किया जा सकता है। तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हो, जब तक आपको वो फियर दिमाग में रहता है तब तक आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्लोज है वो है अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसयूज, दोनों के बारे में, कि अगर क्रिमिनल ट्रेसपास होता है तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की लिमिट क्या है, कहां तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो, टिल द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन कमीशन। जब भी हम ट्रेसपास की बात करेंगे तो ट्रेसपास का मतलब, जैसे बाकी ऑफेंसेस में हम क्या देखते हैं कि जब सामने वाले ने बैक स्टेप लेना शुरू कर दिया वहीं भी आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर वो भाग रहा है और आप पीछे से पिस्टल से गोली मार देते हो तो आप एक्सीड कर रहे हो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं कि कितनी डिस्टेंस से गोली लगी है, कौन से पार्ट पे लगी है। अगर बैक में गोली लगी है, बहुत दूर से लगी, तो इसका मतलब है सामने वाला आपसे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था। आपको प्रूव करना पड़ेगा क्यों भाग नहीं रहा था, कुछ लेने जा रहा था, दूसरा हथियार लेने जा रहा था, या जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रिजम्पशन तो ये आएगी ना कि अगर बैक में गोली लगी है और इतनी डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से लगी, तो इसका मतलब सामने वाला वापस भाग रहा था। तो बाकी केसेस में हम ये देखते हैं कि जैसे ही उसने वापस होना शुरू कर दिया, ऑफेंस से हटना शुरू कर दिया, वहीं पे प्राइवेट डिफेंस का राइट ओवर हो जाता है। लेकिन जब क्रिमिनल ट्रेसपास की बात कर रहे हैं तो क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब है प्रॉपर्टी पे एंटर किया। ठीक है, एंटर किया, अब वो यहाँ पे गया और उसके बाद जब तक वो इस गेट से कंप्लीटली आउट नहीं हो जाता, जब तक आपकी प्रॉपर्टी पे उसके पैर हैं, उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट है, चाहे वो वापस ही जा रहा है, तब तक वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। किसका? क्रिमिनल ट्रेसपास का, क्योंकि है तो आपकी प्रॉपर्टी पे, विदाउट योर परमिशन है। किस लिए है? या तो कोई ऑफेंस क्रिएट करने के लिए, आपको इंसल्ट, इंटिमिडेट या अनॉय करने के लिए। तो जब तक चाहे वो वापस भी जा रहा है गेट की तरफ, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में जब तक वो है तब तक वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास के अगेंस्ट आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक रहता है? जब तक वो ऑफेंस को कंटिन्यू करता है। और ऑफेंस को कंटिन्यू कब तक कर रहा है? जब तक उसका, उसके पैर, उसकी बॉडी आपकी प्रॉपर्टी पे है। ठीक है, तभी तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी रहेगा। वही मिसचीफ के केस में है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो जब तक वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, यानी उस ऑफेंस का कमीशन जब तक कंटिन्यू रहता है, तब तक आपके पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है। लास्ट जो क्लोज है ई, वो कहता है अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग। अगर हाउस ब्रेकिंग हुई, मैंने बताया कि 6 तरीके मेंशन है,
जो यूजुअल तरीका होता है किसी हाउस में एंटर या एग्जिट करने का, उसके अलावा कोई तरीका है कि लॉक तोड़ के एंटर कर लिया, कोई खिड़की है वो तोड़ ली, कोई दरवाजा है वो तोड़ लिया, इस तरह से जब एंटर करते हैं तो उसको हाउस ब्रेकिंग कहते हैं। और अगर हाउस ब्रेकिंग होती है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो वो कब तक रहेगी? अब हाउस ब्रेकिंग कब होगी? देखो मैंने बताया कि एक होता है क्रिमिनल ट्रेसपास, फिर अगर वो हाउस में एंटर करता है तो वो हाउस ट्रेसपास बन जाता है, और हाउस ट्रेसपास ही क्या बनता है? हाउस ब्रेकिंग बनता है। कि आप प्रॉपर्टी पे एंटर कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी पे? जो ड्वेलिंग हाउस है, ठीक है। अब वो ड्वेलिंग हाउस में अगर आप नॉर्मली एंटर कर रहे हो गेट के थ्रू तो हाउस ट्रेसपास है, लेकिन आप अनयूजुअल वे में एंट्री कर रहे हो तो हाउस ब्रेकिंग है। तो हाउस ब्रेकिंग के अगेंस्ट जो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज हुआ है, आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो जब तक रहता है जब तक ये हाउस ट्रेसपास रहता है, यानी कि जब तक वो उस प्रॉपर्टी से टोटली एग्जिट ना कर जाए, भले ही वो गेट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तब तक क्या रहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी रहता है अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो ये आपका सेक्शन 41, 42 और 43 यहाँ पे ओवर हो गया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हमने पढ़ लिया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। एक लास्ट सेक्शन है सेक्शन 44, जो किस बारे में बात करता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट। पहली चीज क्या है कि कोई डेडली असोल्ट हो रहा है, when there is risk of harm to an innocent person। एक कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई डेडली असोल्ट हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अगर डेडली असोल्ट हो रहा है तो उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है। अब उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, उसको ये डर है कि अगर मैं अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करूंगा तो किसी इनोसेंट पर्सन को कोई हार्म हो सकता है और मैं ऑफेंडर की कैटेगरी में आ जाऊंगा, ठीक है। इस डर से वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही एक्सरसाइज नहीं कर पाता, डेडली असोल्ट हो रहा है। तो सेक्शन 44 उसको क्या कहता है? सेक्शन 44 ये कहता है कि अगर इस तरह का कोई डेडली असोल्ट हो रहा है और जो ऑफेंडर है वो इस तरह से सिचुएटेड है कि आप बिना किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म का रिस्क लिए आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप वो हार्म का रिस्क ले सकते हैं, उस इनोसेंट पर्सन को हार्म का रिस्क आप ले सकते हैं। इंटेंशनली आप इनोसेंट पर्सन को हार्म नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। मान लो एक पर्सन है और किसी एरिया में कम्युनल वायलेंस हुआ है, ठीक है, वो अपने घर की छत पे खड़ा है, वो सामने से देखता है कि एक बहुत बड़ी अपोजिट जो कम्युनिटी है उसकी फौज आ रही है, पूरी 50-100 लोग उसमें हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गली में खेल रहे थे, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जस्ट पासर्स बाय हैं जिनका उस वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है, और वो वहां से कुछ कुछ पत्थर वगैरह फेंक के उसके घर पे मारना शुरू करते हैं। वो पर्सन पिस्टल लेके ऊपर आता है, लेकिन वो देखता है कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो हो सकता है किसी इनोसेंट बच्चे को लग जाए, किसी इनोसेंट पर्सन को लग जाए, किसी ऐसी लेडी को लग जाए जो जस्ट वहां से गुजर रही है, तो वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसका मतलब एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता। लेकिन सेक्शन 44 ये कहता है कि ठीक है, आप टारगेट करके बच्चे को नहीं मार सकते, आप उस पासर्स बाय को भी टारगेट करके नहीं मार सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप रिस्क तो ले ही सकते हो कि थोड़ा बहुत अगर डेविएशन होने की वजह से अगर उनको गोली लग जाती है तो आप एक्सक्यूजेबल है, ठीक है। ये आपका सेक्शन 44 है। तो यहाँ पे हमारा जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम अबेटमेंट से।